All right, so we are going to start with new chapter today और ये chapter बहुत important है from the perspective of everything JEE NEET सबके perspective से keeping in mind everything. This is important chapter. So we will be starting with chapter number 6, mechanical properties of solids. तो we will be studying here mostly इस चैप्टर में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड देखेंगे एंड importantly we will be studying a specific topic here which is called as elasticity. So mechanical properties of solids. Okay, right. तो आज सबसे पहला काम ये रहेगा कि आई विल टेल यू बेसिक्स ऑफ दिस, फिर हम वापस रिवाइज करके लिखते जाएंगे धीरे धीरे. बट फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट, बेसिक. आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि जब हम लोग बोलते हैं सॉलिड्स तो वी आर टॉकिंग अबाउट बल्क मटेरियल, और सॉलिड का मतलब ये होता है कि द एटम्स और आयंस इन दैट सॉलिड दे हैव पीरियोडिक अरेंजमेंट. पीरियोडिक अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू atoms or molecules. For example, we have this kind of structure. ये atoms या molecules हो सकते हैं, इसको in general particle बोल सकते हो आप. तो ये जो रेड सर्कल्स मैंने ड्रॉ किए हैं ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स है सॉलिड के, और किसी भी दो एडजेसेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स में द डिस्टेंस इज स्मॉल एंड इक्वल. मतलब अगर इन दोनों में डिस्टेंस ए है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस ए होगा, यहाँ पे भी डिस्टेंस ए होगा. सो एनी टू एडजेसेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स दे हैव स्मॉल एंड इक्वल डिस्टेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस होने की वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, और क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए सॉलिड्स हैव अ डेफिनाइट शेप. राइट. तो आई विल कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. तो यू हैव टू स्टडी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. तो सॉलिड का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए. तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू लुक एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, एक सॉलिड है उसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स का पीरियोडिक मतलब रिपीटेशन होता है. इक्वल डिस्टेंस के बाद मॉलिक्यूल आया, फिर मॉलिक्यूल आया, फिर मॉलिक्यूल आया, सेम डिस्टेंस के बाद. तो पीरियोडिक अरेंजमेंट है, एक वेल टू डू प्रॉपर अरेंजमेंट है मतलब बेसिकली. तो एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड दे हैव any two adjacent particles have the same distance between them and the distance is small so as to have intermolecular forces strong. Right. हम जब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं तो अगर देखो क्या होता है इन जनरल, थोड़ा सा मैं सॉलिड से निकल के मैं दूसरे मैटर की तरफ भी जा रहा हूँ, दूसरे फेसेस की तरफ भी जा रहा हूँ. तो यू ऑलरेडी नो कि हम मैटर को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. ओके. अगर मुझे गैस का स्टडी करना है तो गैस का स्टडी कैसे करेंगे? हम प्रेशर चेंज करेंगे, देखेंगे वॉल्यूम में क्या चेंज हुआ. हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, देखेंगे प्रेशर वॉल्यूम में क्या चेंज हुआ. एंट्रोपी के टर्म्स में हम लोग पढ़ सकते हैं. मतलब व्हेन आई वांट टू स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस आई कैन स्टडी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी. एंट्रोपी आपके लेवल पे नहीं आएगा, सो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इज सफिशिएंट टू से. मुझे जब लिक्विड का स्टडी करना है तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जाएगा वो. मतलब अगर आप लिक्विड को कंप्रेस कर रहे हो तो क्या होगा, लिक्विड फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, तो विस्कोसिटी, ये सब टर्म्स इन्वॉल्व हो जाएंगे वहां पे. जब मुझे सॉलिड्स का स्टडी करना है तो सॉलिड का स्टडी करना है तो देयर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ स्टडीइंग सॉलिड. एक तो करंट पास करके देखो. अगर करंट कंडक्ट हो रहा है तो गुड कंडक्टर. अगर सॉलिड इज नॉट कंडक्टिंग करंट, इट इज नॉट अलाउइंग चार्जेस टू फ्लो, तो इंसुलेटर है ना. तो टू स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड दिस इज वन वे. हम करंट पास करके देखेंगे, हुआ तो कंडक्टर, नहीं हुआ तो इंसुलेटर, कभी हुआ कभी नहीं हुआ तो सेमीकंडक्टर. हम लोग वो भी डिटेल में देखने वाले हैं बाद में. बट सॉलिड को स्टडी करने का और एक तरीका है, वो है यू कैन अप्लाई फोर्स ऑन द सॉलिड
आप सॉलिड पे फोर्स अप्लाई कर दो, फिर फोर्स रिलीज कर दो एंड सी व्हाट हैपेंस, है ना। सो इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल मैं दोनों एंड से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं कंप्रेस कर रहा हूं, तो कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, कंप्रेशन की वजह से ऐसा होगा, या फिर इलोंगेट भी कर सकते हो, एक ही बात है। यू कैन से आई एम स्ट्रेचिंग इट, मेरे पास एक सॉलिड मटेरियल है, मैं दोनों साइड से फोर्स लगा के स्ट्रेच कर रहा हूं, तो स्ट्रेचिंग से क्या होगा, स्ट्रेचिंग से ये होगा कि दोनों मतलब किसी भी दो मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस बढ़ेगा, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, अब द थिंग इज, जब इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब इस केस में शेप चेंज होगा, शेप मतलब इस केस में साइज चेंज होगा, मतलब लेंथ चेंज होगा, क्योंकि यू स्ट्रेचिंग अ रॉड, तो लेंथ बढ़ रहा है, थिकनेस कम हो रहा है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट। मतलब क्या हुआ है, बॉडी डिफॉर्म हो रहा है। डिफॉर्मेशन मतलब व्हेन अ फोर्स is changing the shape or size or both of a body of a solid, that force is called as deforming force. तो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, डिफॉर्मेशन, कुछ फोर्सेस ऑब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, राइट, कुछ फोर्सेस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करते हैं, साइज चेंज करते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। सो व्हेन यू अप्लाई force on a body which is changing either shape or size of the body, then such forces are called as deforming forces. So there's deformation, ये external applied force कर रहा है, राइट। हमको क्या दिखता है, हमको दिखता है कि लेंथ बढ़ गया, थिकनेस कम हो गया, लेकिन इंटरनली सोचोगे, इंटरनली ऐसा हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स का इक्विलिब्रियम पोजीशन था, तो जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब the forces are balanced on all the particles, forces are balanced, मतलब there is no net force, उसको आप बोलते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, जब मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, उस फोर्स ने क्या किया, ये जो पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह पे बैठे थे उसका पोजीशन चेंज किया। इस केस में दो पार्टिकल दूर जा रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं, राइट। अब जैसे ही दो मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं, देयर इज अ फोर्स व्हिच एक्ट्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसको बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। तो जैसे ही मैंने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया, मैंने स्ट्रेचिंग फोर्स हटा दिया, तो ये जो रॉड है ये खुद का शेप या तो रिगेन करेगा या रिगेन नहीं करेगा। अगर रिगेन करता है मतलब वापस से वो अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ जाता है, उस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल, और ये प्रॉपर्टी जो है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। सो द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच an object can regain its original shape and size after the removal of external deforming force is called as elasticity. Okay, the property by virtue of which a body regains its original shape and size after the removal of external deforming force is called as elasticity, and such bodies are called as elastic bodies। इसलिए रबर बैंड को आप बहुत जगह पे आप जब बोलते हो, आप ये नहीं बोलते रबर बैंड दे दो, इसे इलास्टिक दे दो। सो इलास्टिक इसलिए बोलते हो क्योंकि रबर बैंड का प्रॉपर्टी है, मैंने उसको स्ट्रेच किया, छोड़ दिया, वापस से उसका वही शेप आ गया। अब आप प्लास्टिक को प्लास्टिक क्यों बोलते हो, इसीलिए मैंने एक बार प्लास्टिक पे फोर्स लगाया, वो बेंड हो गया, मेरा फोर्स हटाने के बाद वो अपना शेप रिगेन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच it does not regain its original shape and size, right? So such materials are called as plastic bodies। तो आपको इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी अच्छे से समझना है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है वो समझना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट दे विल फॉर्म द बेस ऑफ दिस चैप्टर।
तो जब आपने एक एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई किया तो मॉलिक्यूल्स दूर गए मतलब मॉलिक्यूल्स में एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हुआ। तो मॉलिक्यूल्स में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हुआ और वो अट्रैक्टिव फोर्स मॉलिक्यूल्स को अपनी जगह पे वापस लाएगा, वो उसकी पोजीशन रिस्टोर करेगा। और ये रिस्टोरिंग फोर्स इंटरनल होता है, इसके लिए हम बोलते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। जो फोर्स मैंने अप्लाई किया था जिसने बॉडी का शेप या साइज चेंज किया या डिफॉर्म किया, वो एक्सटर्नल फोर्स था, इसलिए उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, या फिर हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट। तो सिंपल थिंग, you should know what is deformation, you should know what is external deforming force, you should know what is internal restoring force। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, and we will see very soon, हम लोग थोड़ा लिखेंगे भी इसके बारे में। so सबसे पहले सॉलिड्स भी स्टार्ट करने से पहले मुझे, अगर मेरे पास मैटर है और मैटर 3 फेजेस में एग्जिस्ट करता है, आपको पता है, it exists in the phase of solids, liquids and gases, right। तो मुझे अगर किसी गैस का स्टडी करना है तो टू स्टडी गैस हम लोग प्रेशर चेंज करेंगे, फिर देखेंगे वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, है ना। अगर मैं प्रेशर चेंज कर रहा हूँ, वॉल्यूम मेजर कर रहा हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, तो बॉयल्स लॉ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट T। फिर वैसे ही आपके पास चार्ल्स लॉ और गेल-लीजेट लॉ होते हैं। तो अगर मुझे गैस का स्टडी करना है तो मैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये वेरी करूंगा और देखूंगा कि मैंने एक तो वेरी किया तो दूसरे में क्या चेंज हुआ, तीसरे को कांस्टेंट रखा हुआ है, राइट। या राइट। सो लिक्विड्स का स्टडी करने के लिए हम बाद में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि लिक्विड्स दे आर नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। सॉलिड का स्टडी करना है तो देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट। एक, आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देख सकते हो, दूसरा आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आप करंट पास करोगे, देखोगे करंट कंडक्ट होता है कि नहीं होता है, सो एंड सो फोर्थ। मैकेनिकल में आप एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स आप अप्लाई करोगे, और एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब वो फोर्स बॉडी का शेप साइज चेंज करेगा और फिर आप फोर्स हटा दोगे। अगर फोर्स हटाने के बाद अगर बॉडी ने अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर लिया तो उसको बोलेंगे इलास्टिक बॉडी, नहीं कर पाया तो उसको बोलेंगे प्लास्टिक बॉडी, राइट। ओके, तो हमारा फोकस होगा इस चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे। ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ कि which forces are acting on a solid, सबसे पहले हम सॉलिड का इंटरनल अरेंजमेंट देख लेंगे। तो when you look at a solid at microscopic level, सब मतलब बेसिकली क्या है कि लिक्विड्स, गैसेस और सॉलिड में क्या डिफरेंस है। लिक्विड्स, लाइक आई स्टार्ट फ्रॉम गैसेस। गैसेस में ऐसा है कि वहां पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर अरेंजमेंट है ही नहीं, एक मॉलिक्यूल कहाँ तो दूसरा कहाँ, देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इट इज लार्ज एंड देयर इज नो डेफिनेट अरेंजमेंट। इसके लिए गैसेस दे डोंट हैव अ डेफिनेट शेप, राइट। जब आप लिक्विड्स की बात करोगे तो लिक्विड्स में भी यही सिनेरियो है, सिर्फ इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है। So in case of liquids, the molecules are not properly arranged, but the distance between any two molecules is smaller compared to that in gases. So आप बोलते हो liquids have definite volume but not definite shape. जब आप solids की बात करते हो
तो सॉलिड्स के केस में द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर properly arranged. The distance between two adjacent atoms or molecules is less, and the distance between any two adjacent atoms is always fixed, है ना? Small distance है और fixed distance है, correct. अब जब एक सॉलिड पे सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो उस केस में जिस पोजीशन पे ये मॉलिक्यूल्स लोकेटेड है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम मतलब फोर्सेस आर बैलेंस्ड. नाउ इमेजिन कि मैं इस पे एक स्ट्रेचिंग फोर्स लगाता हूं. स्ट्रेच इट. अब क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है दे विल शिफ्ट टू न्यू पोजीशन, एंड बिकॉज आई एम स्ट्रेचिंग दिस रॉड, मॉलिक्यूल्स जो है दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर. इस फोर्स ने क्या किया? पहली बात तो ये फोर्स एक्सटर्नल है, एक्सटर्नली अप्लाई किया गया है, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स. या फिर क्योंकि इस फोर्स ने बॉडी का शेप चेंज किया, साइज चेंज किया, तो इसको बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स. तो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स या फिर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स. और जो शेप साइज चेंज हो उसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी. अब डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होने का मतलब उसके बाद क्या होगा? जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर गए तो दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर विथ मोर फोर्स, क्योंकि दो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन फोर्स होता है which is called as van der Waals force. Okay, so there is force of attraction between molecules. तो जैसे ही मैंने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और वापस से मॉलिक्यूल्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे. अगर मॉलिक्यूल्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गए, इसका मतलब बॉडी ने अपना शेप साइज रिगेन कर लिया. ऐसे बॉडीज को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बॉडीज, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी. सो द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज is called as elasticity, and the substance is called as elastic. पर कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं, फॉर देम अगर आपने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया है, they do not regain their original shape and size. एक पेंसिल लो, उस पर फोर्स लगाओ, तोड़ दो, फोर्स निकाल दो, वापस नहीं अपनी जगह पे जाने वाला वो. तो such materials are called as plastic materials, right? So this is sufficient introduction. So I will just introduce this concept here क्योंकि आपको पता होना चाहिए exactly कि deformation क्या है, deforming force क्या है, सॉलिड्स में अरेंजमेंट क्या है. तो धीरे धीरे आपको जाके तब समझेगा कि व्हाट इज इलास्टिसिटी. सो आई विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. एंड कीप इन माइंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसिडरिंग स्टेट बोर्ड, सीईटी, नीट, जेईई सबके लिए. ओके, so I'll start with very basic things. Solids are made up of atoms or molecules placed in a definite geometric arrangement. So solids are made up of atoms or group of atoms. Group of atoms मतलब molecules. So it's made up of atoms or molecules placed in a definite geometric arrangement.
So this arrangement is basically decided by the nature, so that resultant force acting on each atom or molecule is zero. So this arrangement, just a minute. So this arrangement basically is such that this arrangement is such that the resultant force acting is such that the resultant force acting on the constituent, on each constituent मतलब each particle मतलब each molecular atom, on each constituent is zero. मतलब resultant force zero है, that's what I am trying to say. This is called as equilibrium state. This is called as equilibrium state. By the way, no one is going to ask you questions on this, लेकिन किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर बेसिक्स नहीं पता होगा तो देयर इज नो पॉइंट स्टडिंग दैट चैप्टर, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, राइट? अब अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये जो कंस्टिट्यूएंट्स मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल है, दे विल चेंज their position, they will be displaced. So if an external force is applied, if an external force is applied to a solid, the constituents are slightly displaced and restoring forces are developed in it. Restoring forces are developed in it. Okay, so simple है, it's pretty simple. These restoring forces try to bring the atoms or molecules back to their original position, try to bring constituents back to their original positions. Right, simple है. Original से तो I will say equilibrium position is also fine. So that is a better word to use. They try to bring constituent back to their equilibrium positions. Equilibrium position. All right. इससे क्या होगा? So that the solid regains its original shape. Right. Also size. So say original shape and size. Then जब ये डिफॉर्मिंग फोर्सेस रिमूव किए जाएंगे तो ये जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस डेवलप हुए, दे विल बेसिकली bring back all the molecules to their original position and thus the body regains its shape. Okay, good. So सबसे पहले ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया है, एक्सटर्नल फोर्स which changes the shape or size of a body is called as deformation. I mean, the change in shape or size is deformation and the force is called as deforming force. So the change in
shape or size or both of a body due to an external force is called as deformation. And this force which causes deformation is called as deforming force. This force which causes, और ये external force है which causes deformation is called as deforming force. It's called as deforming force. Okay, right. तो बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन था. Right. Then we need to define what is elasticity and what is plasticity. तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक बॉडी ने अपना शेप रिगेन कर लिया तो उस बॉडी को बोलते हैं इलास्टिक बॉडी, एंड द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रिगेन्स द शेप एंड साइज इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी. सो द प्रॉपर्टी by virtue of which a body regains its original shape and size after the removal of external deforming force is called as elasticity. Okay, and such bodies are called as elastic bodies. Such bodies are called as elastic bodies. Similarly, we can define plasticity. Plasticity में क्या होता है कि the body does not regains its original shape and size. So, the property by virtue of which, मैं थोड़ा सा lazy हूँ तो I will be doing what a lazy person should be doing. मैं वही करने वाला हूँ. Copy and paste. Okay, I will be putting it here better. So, just a minute. Just a minute. Okay. Yes. So, I am going to just modify definition of elasticity to make it plasticity, the property by virtue of which a body does not, यही important है यहाँ पे. तो the original shape is not regained. The property by virtue of which a body does not regain its original shape and size after the removal of external deforming force is called as plasticity. And such bodies are called as plastic bodies. All right. So what we saw today is a very simple topic. आज हमने सिर्फ
इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया है। तो मैंने आपको बताया सॉलिड्स का अरेंजमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने में क्या होगा, वो शेप चेंज करेगा या साइज चेंज करेगा, मतलब इंटरनली क्या होगा, वो जिस फोर्स ने एक्सटर्नल फोर्स ने शेप और साइज चेंज किया था उसको हमने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स बोला है, राइट। और अगर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद बॉडी का शेप रिगेन हो गया, साइज रिगेन हो गया, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, एंड बॉडीज आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडीज। अगर नहीं हो पाया उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, और द बॉडी इज कॉल्ड एज प्लास्टिक बॉडी, राइट। सो this is what we have learned so far today, and here onwards हमको रियल टर्म्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने हैं। So we will be looking at what is elastic behavior of solids. We will be defining what is stress, what is strain, and then we will be defining 3 different types of stress and 3 different types of strain. फिर हम लोग Hooke's law भी define करेंगे, but in the next session.